बच्चे 7th यूनिट का 7th C पार्ट जिसका नेम है हाइड्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब वेरी करना, चेंज करना। स्टैटिक होता है रेस्ट पे। हाइड्रो मतलब फ्लूइड्स का। तो फ्लूइड जब मोशन में होते हैं तो वो है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले जब फिजिकली भी अगर सॉलिड भी हैं, जैसे कोई कार है या कोई एक ब्लॉक है, वो किसी सरफेस पे मूव करता है, तो जब वो मोशन में आता है हम उस पर फ्रिक्शन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। क्योंकि अप्लाइड, जैसे ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को हमने खींचा, तो अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, तो हम उसे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक फ्लूइड की बात कर रहे हैं और वो मोशन में है, तो फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाती हैं। तो उस मोशन को हमने स्टडी करने के लिए जो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इसमें पढ़ना है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लूइड मोशन में है और उनकी लेयर्स एक दूसरे के साथ जब रिलेटिव मोशन में होती हैं, तो मोशन की वजह से उनके अंदर इनहेरेंट ओपोजिंग फोर्स एक्ट करते हैं। दैट टर्म इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है। जैसे सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है रेस्ट पे, ऐसे ही ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है मोशन में। क्योंकि मोशन के टाइम जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ड्यूरिंग मोशन देयर आर सम रेजिस्टिव फोर्सेस, या कह सकते हैं सम रेजिस्टेंस है। तो उस लेयर्स के बीच में रेजिस्टिव फोर्सेस को बोलते हैं विस्कोसिटी। इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी बाय विच सम इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, comes into play when fluid is in motion in the form of layer, in the form of layer, and all the layers having different, having relative motion, लेयर्स के बीच में relative motion है, तो इस टर्म को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है। तो विस्कोसिटी को हम सिंपल लैंग्वेज में फ्लूइड का फ्रिक्शन बोल सकते हैं। देखो बच्चे, जो नॉर्मल फ्रिक्शन है, जो हमने सॉलिड में फ्रिक्शन पढ़ा है, वो इस फ्रिक्शन से कैसे मिलता है? क्योंकि सॉलिड का जो फ्रिक्शन है वो भी तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में आती हैं। ऐसे ही ये वाला फ्रिक्शन है, फ्लूइड का फ्रिक्शन है, ये भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करेगी, तभी इंटरनली इनके बीच में ओपोजिंग फोर्स डेवलप होंगे। ये दोनों अपोज करते हैं एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को, सॉलिड फ्रिक्शन भी और दिस लिक्विड फ्रिक्शन भी, फ्लूइड फ्रिक्शन भी। और ये दोनों होते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। और टेंजेंशली लगते हैं सरफेस के, ये मैंने आपको तब भी पढ़ाया था। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? मींस फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन में ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? बच्चे, जो फ्लूइड फ्रिक्शन में आज पढ़ा रही हूँ, ये एरिया पे डिपेंड करता है लेयर्स की। इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ लेयर्स। बट जो ये फ्रिक्शन था सॉलिड फ्रिक्शन, वहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया था, वो सॉलिड फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि लार्ज ब्रेक इफेक्टिव होंगी कि स्मॉल ब्रेक्स इफेक्टिव होंगी। तो मैंने आंसर भी बताया था कि बोथ ब्रेक्स आर इक्वली इफेक्टिव बिकॉज सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक सरफेस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे सरफेस की वेलोसिटी। बट ये जो सॉलिड फ्लूइड का फ्रिक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव फ्रिक्शन। ये मैं डिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, दे डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो टू लेयर्स की है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही जो फ्रिक्शन हम आज पढ़ रहे हैं जो फ्लूइड्स के बीच में लगता है, ये डिस्टेंस दो लेयर्स के बीच में कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताती थी, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, जहाँ से हम म्यू आर लिखते थे। ठीक है। बट ये जो विस्कोसिटी है, सॉलिड फ्लूइड का फ्रिक्शन जिसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। दीज आर द सम डिस्टेंस डिफरेंसेस। ठीक है।
तो अब हम विस्कोसिटी का कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि विस्कोसिटी कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक सपोज फिक्स्ड प्लेट ले ली, ऐसे बिल्कुल फिक्स है ये फिक्स्ड प्लेट, और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी जो मूव कर सकती है, और हमने एक फ्लूइड को सपोज ऑयल को ही एक एनक्लोज कर दिया दो पैरेलल ग्लास प्लेट के बीच में, और बॉटम को फिक्स रख के हमने ऊपर वाली प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना है इस डायरेक्शन में, और इसके अंदर हमने ऐसे फ्लूइड फिल कर दिया हुआ है, बिल्कुल सीधा ऐसे। ये हमने इसके अंदर फ्लूइड की लेयर्स बना दी, उसे फिक्स कर दिया। जो फ्लूइड फिल है, ये पॉइंट ई ले रही हूँ, दिस इज बी जी सपोज, दिस इज डी, ठीक है। और ये जहाँ तक फिल है लिक्विड, उसकी लेंथ एल ले ली। अब देखो होगा क्या बच्चे, सपोज हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई मतलब फोर्स के लगाने से ये इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा दिया v से विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेट। तो जब हमने इसको आगे को मूव करवाएंगे तो ये जो लिक्विड है आगे मूव करेगा। अब हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में इस लिक्विड को, सपोज ये लिक्विड ऑयल था, इसे हमने हनी से रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। हनी से जब हमने रिप्लेस कराया तो हमने ये नोटिस किया कि हमें इस अपर प्लेट को ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करवाना पड़ेगा, उतनी ही पहले उतने ही डिस्टेंस तक मूव करवाने के लिए उसको ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हनी इज़ मोर विस्कस देन सिंपल ऑयल। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने एक प्लेट नीचे वाली फिक्स रखी हुई है, टॉप प्लेट को मूव करवाया बाय अप्लाइंग सम फोर्स, और कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा दिया, ठीक है। अब हाँ, सेकंड केस में हमने ऑयल को रिप्लेस कर दिया हनी के साथ। तो हमने ये नोट किया कि उतनी ही वेलोसिटी से हनी को मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो वहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हनी इज़ मोर विस्कस दैन द ऑयल, मतलब हनी में फ्रिक्शन फोर्सेस, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ऑयल, ठीक है। यहाँ तक बच्चे क्लियर है? जी, अब सपोज करते हैं इनिशियली जो लिक्विड था वो इस पोजीशन पे था, बी जी डी ई, ये पॉइंट ई है, ठीक है। और जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये लिक्विड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से ये इसकी पहले ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ से ये डिस्प्लेस होके ऐसे यहाँ पे चला गया, ये यहाँ से, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया, और लिक्विड आगे तक हिल गया थोड़ा, ऐसे हो गया। सपोज ये पॉइंट है, सी ले लेती हूँ मैं इसको, ये तो डी ही रहेगा, और ये जो पॉइंट है इसे एफ लिख देते हैं, और ये तो ई है ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनिशियली लिक्विड की जो पोजीशन थी वो थी बी ई डी और जी, बाद में उसकी पोजीशन हो गई एफ ई जी डी, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में से मूव करवाया तो लिक्विड एक शेयर स्ट्रेन में आ गया। शेयर स्ट्रेन आपको पता है शेप से लिंक करता है, इसकी शेप चेंज हो रही है डेल्टा एक्स वैल्यू से, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी हुआ है। तो जब भी हम फ्लोइंग लिक्विड को फ्लो करवाते हैं तो जो शेयर स्ट्रेन है, ये नोटिस होता है कि जो शेयर स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। फ्लोइंग लिक्विड में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ये स्टेप मैं 1 मिनट रिपीट कर देती हूँ, वेट। ओके, जब बच्चे हमने लिक्विड को मूव करवाया, पहले उसकी पोजीशन ऐसे थी, बाद में वो लिक्विड ने ये वाली पोजीशन ले ली है, तो हमने उसके ऊपर एफ एक टेंजेंशियली फोर्स लगाया अपर प्लेट को मूव करवा के। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी जो मैंने आपको बताया उसमें लिक्विड ने अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन ले ली है। तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा जो शेयर स्ट्रेन है वो इंक्रीज करता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि उसकी शेप बदल रही है तो शेयर स्ट्रेन टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। फिर हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो फ्लोइंग लिक्विड है उसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन मतलब जितनी रेट के साथ उसमें शेयर स्ट्रेन चेंज होगा वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट हमने देखनी हो तो उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। लिक्विड
की शेप चेंज हो रही है तो वो shear strain है। टाइम के साथ उसका रेट क्या है चेंज होने का, वो हमने लिखा चेंज ऑफ shear strain। स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम में चेंज हो रहा है तो ऐसे लिख दिया। वो किसके इक्वल है, जो शीयरिंग स्ट्रेस है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी मैंने बताया उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो डिफाइन होता है रेशियो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की रेट। ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन की रेट है, स्ट्रेन की रेट होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, को हम v लिख सकते हैं, तो v बाय एल। मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे स्टेप्स चेक कीजिए। जो मैंने यहाँ से आपको बार बार बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एक्स बाई एल, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वही स्टेप किया है एफ बाई ए की, और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इन दोनों की रेशियो है। तो स्ट्रेस की ऊपर है शीयरिंग स्ट्रेस, उसकी वैल्यू है एफ बाई ए, पुट कर दी। नीचे है स्ट्रेन की रेट, स्ट्रेन की रेट है डेल्टा एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई टी को वेलोसिटी लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये एल तो था ही, वो बाय एल हो गया। इसे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को वी एल डिनोमिनेटर में था, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is defined as ratio of this shearing stress divided by rate by which strain is changing। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। एटा इज इक्वल टू एफ, एल डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, और ए भी ऐसे डिनोमिनेटर में है तो वो वी के साथ आ जाएगा। सपोज करते हैं लेट जो डीवी है वो डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ टू लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की जो वेलोसिटी की चेंज की रेट है उसे हम डीवी बोलते हैं। तो ये डीवी बाय डी एक्स जो टर्म है वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आप ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने दो लेयर्स का लिख दिया डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वल होगा वी बाई एल के, क्योंकि डी वी ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो वी को डी वी भी लिख सकते हैं, एल को डी एक्स भी। तो ये करके ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए, ये जो वेलोसिटी का स्टेप है बच्चे ये वाला वी, इससे पुट कर देंगे। ये v को हम कैसे लिख सकते हैं, dv बाय एफ बाई ए मैंने लिख दिया है, v बाय एल को dv बाय dx, तो dv बाय dx। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, एफ बाय ए एज इट इज, v को dv, लेंथ को बाय dx, वो ऊपर जाएगा तो वो लेंथ की जगह सपोज हमने dx पुट किया है। अब देखो बच्चे, हमने ईटा को यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, ईटा होगा एफ के इक्वल अगर एरिया जो है वो हो गया 1 यूनिट और डीवी बाय डी एक्स भी 1 यूनिट। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा is equal to what is F? F is a tangential force. Coefficient of viscosity is equal to tangential force which is required to maintain a velocity gradient of 1 unit and area of layer is 1 unit. Then coefficient of viscosity is equal to apply tangential force. Fine. So what is viscosity? I am repeating it again. Viscosity is the ratio of shearing stress divided by strain rate। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन के चेंज होने की रेट जो है वो स्ट्रेन होता क्या है डेल्टा एक्स बाय एल, और जिस रेट से चेंज हो रहा है शीयरिंग स्ट्रेन वो डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज वी, तो शीयर स्ट्रेन की रेट हो गई वी बाय एल। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है,
यही इसकी समरी है। अब देखो इसकी डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेना, फोर्स की पुट करके, एरिया की, वेलोसिटी की एंड लेंथ की। और इसका यूनिट अगर हमें डिफाइन करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो भी आप सारे यूनिट को पुट कर लेना, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। वन फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, लेंथ का मीटर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़नी है वो है विस्कोसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्लो। लिक्विड जो फ्लो करता है तो वो कैसी कैसी शेप लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक टर्म हमने पढ़नी है लैमिनार फ्लो, एंड नेक्स्ट इज टर्बुलेंट फ्लो। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है, जब भी कोई एक लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है, सपोज ऐसी ट्यूब है ए से बी तक, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है और V1 सपोज V2 और V3 वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, जब पार्टिकल्स P पे पहुंचे, Q पे पहुंचे और R पे पहुंचे। ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में सारे पार्टिकल्स जब पी पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो सबकी वेलोसिटी होगी v1। फिर जब सारे पार्टिकल सपोज क्यू पॉइंट से निकल रहे हैं तो उसकी सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी v2, और जब पार्टिकल आर पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v3। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं इसे क्या बोल सकती हूँ कि सारे पार्टिकल्स P से जब निकलेंगे दे विल हैव ऑल द सेम वेलोसिटी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब वो Q से निकलेंगे तब भी उनकी वेलोसिटी V1 होगी। मीन्स V1 V2 V3 का आपस में सेम होना ज़रूरी नहीं है, बट P को क्रॉस करेंगे तो दे विल पोजेस वेलोसिटी V1। ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। स्टेडी फ्लो मतलब सारे पार्टिकल्स का एक ऑर्डर में फ्लो है, ऑर्डरली फ्लो है, तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब ऑर्डर में फ्लो कर रहे हैं और सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है एक पॉइंट को क्रॉस करते हुए वो सेम है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे भी सेम होगी। ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल of the liquid follow exactly the same path of its preceding particle and has the same velocity, same path, as well as the same velocity in magnitude and direction of the preceding particles crossing at a particular point। क्लियर। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में स्ट्रीमलाइन फ्लो वो है जिसमें हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी, और क्या चीज़ सेम है, उसका फ्लो करने का जो पाथ है वो अपने प्रिसीडिंग पार्टिकल जैसा ही है। दैट्स इट। नेक्स्ट टर्म इज लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन के बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में बच्चे क्या होता है, सपोज करो कि एक लिक्विड है वो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो कर रहा है ऐसे, और जो सारा लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। फर्स्ट लेयर, ऐसे लेयर्स। सिमिलरली डिफरेंट लेयर्स हैं पार्टिकल्स के फ्लो करने की। तो जो पार्टिकल की लेयर्स हैं अगर वो लेयर्स आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं, ठीक है, कोई भी लेयर मिक्स नहीं हो रही और सारी लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो वो फ्लो जिसमें लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं लैमिनार फ्लो। और हर एक लेयर की जो वेलोसिटी है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में एक लेयर का मोशन भी स्ट्रीमलाइन जैसा ही है, तो लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन से काफ़ी मिलता जुलता है, बट इसमें पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो लेयर्स की मिक्स नहीं होती, हर लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी रहती है। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ,
liquid moves in the form of layers of different velocities and these layers does not mix each other, then this flow is called laminar flow. Next is called टर्बुलेंट वेलोसिटी. टर्बुलेंट नेम से ही इंडिकेट होता है कि जब लिक्विड की वेलोसिटी इरेगुलर सी हो और सेम ना हो किसी भी पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. सपोज करो जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा था और फ्लो करते हुए उसके रास्ते में से पिलर आ गया, तो लिक्विड अगर इस पिलर से अब निकलेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इरेगुलर सी हो जाएगी. जैसे आप नोटिस करना, डैम्स में पानी अगर फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने के बाद रास्ते में पिलर आ गया कोई, तो पानी का जो पाथ है वो सीधा नहीं होता, वहाँ पे ऐसे टर्बुलेंस एडीज बन जाते हैं, सर्कुलेटिंग पाथ बन जाते हैं. तो सारे ये जो एडीज हैं ये हम देख सकते हैं जब रिवर में या कोई ब्रिज आ जाए या कोई पिलर आ जाए, तो सारा वाटर ऐसे एडीज की शेप ले लेगा. उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इरेगुलर हो जाएंगी और सर्कुलर सी बन जाएंगी. तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. इन टर्बुलेंट फ्लो लिक्विड मूव्स विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. मैं रिपीट कर रही हूँ, टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा मूव करता है, वेलोसिटी होती है. व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वो वैल्यू है जहाँ तक लिक्विड की वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन है, बट वेलोसिटी की वो वैल्यू जिस पे लिक्विड की जो शेप है वो टर्बुलेंट बन गई, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. velocity of fluid up to which its flow is streamlined and above which its flow become turbulent is called critical velocity. तो टर्बुलेंट फ्लो में, इस फ्लो में जो लिक्विड का पाथ है और जो लिक्विड की वेलोसिटी है, दोनों चीज़ें, लिक्विड का रास्ता भी, पाथ भी, और लिक्विड की वेलोसिटी भी, वो कंटिन्यूसली चेंज करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लाइक दिस डायग्राम. क्लियर?